दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई कहानी में। मैं मेघा दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल T3 से बाहर निकली, कैब पकड़ी और सीधा आगरा की तरफ रवाना हो गई। मैं आँखों को काले चश्मे से तो छुपा रही थी, पर उसमें से बहते हुए आंसुओं को मैं छुपा नहीं पा रही थी। कैब ड्राइवर सामने लगे शीशे से बार बार मुझे देख रहा था। अपने चश्मे को ठीक करते हुए कैब का शीशा खोलकर मैं बाहर देखने लगी। सर्दियों की दोपहर में खिली हुई धूप में हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे पर जैसे किसी मरहम का काम कर रहे थे। चश्मा उतारकर आंखों को बंद कर सीट पर पीठ टिकाकर बैठ गई। अबीर, मेरा अतीत मेरे सामने था। अबीर और मेरा घर रकाबगंज में एक ही गली में था। उसके पिता भवानी प्रसाद सिंह का चमड़े का कारोबार था। उस मोहल्ले में शायद ही कोई घर ऐसा था जिसका इतिहास ना रहा हो। उसके परदादा जी मुग़लों के ज़माने में उनकी शाही घुड़साल में बड़े ओहदे पर थे। बड़ी सी हवेली थी उनकी, पर उसे बचपन से ही उस हवेली में जाने की मनाही थी। जब कभी भी अपने बाबा या दादा से उस हवेली में न जाने का कारण पूछती तो उनका एक ही जवाब होता, चमड़े की कारोबारी है। उनके घर के पिछवाड़े में जानवरों के चमड़े साफ किए जाते हैं। तुम ब्राह्मण कुल की लड़की हो, क्या उस चमड़े से आती बदबू को सहन कर सकती हो? छी मास, ना बाबा, ना मैं कभी उसके घर नहीं जाऊंगी। पर बाबा, क्या उसके साथ सड़क पर खेल सकती हूँ? मेरे भोलेपन पर बाबा हंस देते हैं। हाँ, खेल सकती हो, पर बस सड़क तक, वो भी अपने घर के सामने समझ के मेरी लाडली कहकर बाबा मुझे गोद में उठा लेते थे। बचपन के साथी थे और साथ हम उम्र भी। एक साथ स्कूल गए हम, हर रोज़ का मिलना था हमारा। समय के पंख किसने लगाए मैं नहीं जानती। उस दिन 12वीं के बोर्ड की परीक्षा का आखिरी पेपर था और साथ ही अबीर का उस दिन जन्मदिन भी था। अबीर जानता था कि अब हर रोज़ का मिलना मुश्किल होगा। वो पूरा दिन मेरे साथ गुजारना चाहता था। मन ही मन मैं भी यही चाहती थी, पर माँ बाबा किसी भी हालात में मुझे उनके साथ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अबीर ने प्लान बनाया कि पेपर ख़त्म होने के बाद हम दोनों किसी अच्छे से रेस्टोरेंट्स में लंच करेंगे और उसके बाद एक साथ ताजमहल देखने जाएंगे। अबीर, मैं नहीं आ पाऊँगी। बाबा तुम्हारे घर घूमने और अकेले ताजमहल जाने की इजाज़त तो कभी नहीं देंगे। अरे मेघा, मेरा जन्मदिन है, तुम अपने किसी भी सहेली का नाम ले लेना। माधवी, संगीता, नेहा, किसी का भी यार कह देना तुम उनके साथ जा रही हो। मुझे डर लगता है बाबा से झूठ कैसे बोल सकती हूँ। 1 मिनट में पकड़ी जाऊँगी। नहीं पकड़ी जाओगी मेघा, पता नहीं फिर कभी ये मौका मिलेगा। प्लीज़ मेघा, मैं ये जन्मदिन मैं सिर्फ तेरे साथ मनाना चाहता हूँ। कुछ भी कहकर उनको मना ले। देखिए तो तुझे भी पता है कितना कम समय हमारे पास बचा है। रिजल्ट के बाद तेरे बाबा ने तुझे दिल्ली भेज देना है। तू वहाँ दिल्ली में होगी और मैं यहाँ चमड़ा कूट रहा होगा। अबीर, तू भी दिल्ली आ जा, एक साथ पढ़ते हैं। पूरे 3 साल एक साथ सोच कर देख, कोई रोक टोक नहीं। तू क्या समझती है मेरे पिताश्री मुझे इजाज़त देंगे? वो तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं 12वीं पास करूं और उनके साथ कारोबार में हाथ बटाऊं। और अगर तेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं भी दिल्ली में तेरे साथ हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा? मेरे बाबा को कैसे पता चलेगा? तू अपना पढ़ेगा, मैं अपना। चल छोड़ ये सब बातें, बाद में सोचेंगे। पहले मेरे जन्मदिन का प्लान तो बना। ठीक है, कोशिश करती हूँ। बाबा से तो कभी भी इजाज़त नहीं मिलनी, माँ से बात करती हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी मुझे उस समय नहीं पता था। माँ से मुझे इजाज़त मिल गई थी। पेपर के बाद हम दोनों ने एक साथ लंच किया और उसके बाद ताजमहल देखने पहुँच गए। ये पहला मौका नहीं था कि जब हम यहाँ आए हों। आगरा में अगर कोई भी रिश्तेदार हमसे मिलने आता तो सबसे पहले उसे ताजमहल ही दिखाना मेरा पहला काम होता था। माँ को घर गृहस्थी और बाबा के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। हर समय उसकी बैठक में लोगों की भीड़ जमा रहती थी। शंभू, जरा अपनी मालकिन से कहे बैठक में चाय पानी और नाश्ता भिजवा दे। बाबा थे तो वकील, पर उनके खातिरदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे
उनकी बैठक में आया कोई भी सूखे मुंह नहीं जा सकता था और माँ का सारा दिन इसी काम में बीत जाता था। हाय जीजी, कितनी अच्छी किस्मत पाई है, जब चाहो यहाँ घूमने आ सकती हो। मेरी मौसी जो इंदौर से गर्मियों की पूरी छुट्टियों हमारे यहाँ अपने 4 बच्चों के साथ बिताने सिर्फ इसलिए आती थी कि उन्हें हर दिन दूसरे दिन ताजमहल के दर्शन करने को मिलेंगे। हद है माँ, ये रिश्तेदारों की फरमाइश पूरे करने का जिम्मा अकेली मुझ पर ही क्यों है? कई बार तो माँ से लड़ाई हो जाती थी, दूसरा बच्चा क्यों नहीं किया, कम से कम कुछ रिश्तेदारों को वो निपटा देता। उफ, कह तो दिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मौसी बाथरूम में थी और मेरी और माँ की पूरी लड़ाई वो वहाँ बैठकर सुन रही थी। पर उसके बाद जो घर में हंगामा हुआ वो माँ और मुझसे संभलने वाला नहीं था। वो तो बाबा थे जिन्होंने बीच बचाव करके मौसी के गुस्से को शांत किया। उस लड़ाई के बाद मौसी पूरे 4 साल तक हमारे यहाँ नहीं आई थी। ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए था, पर मैं मन ही मन बहुत खुश थी। ये बात अलग थी कि अब हर दूसरे दिन माँ किसी न किसी बहाने मुझे मौसी के आगरा न आने का ताना सुना देती थी। वो माँ थी, उनके कहे का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता था। मायके के नाम पर एक बहन ही थी जिससे अपने सुख दुख बांटा करती थी। खैर, मौसी भी ज़्यादा देर तक नाराज़ ना रह सकी। उनके बच्चों की छुट्टियां शुरू होते ही बाबा और माँ उन्हें जाकर लिवा लाए थे। समय की नजाकत को समझते हुए मैंने भी कान पकड़कर मौसी से माफ़ी मांग ली थी और उनके आगरा पहुँचते ताजमहल के साथ खूब शॉपिंग भी करवाई। एक ही बार ताजमहल देखने के बाद उन्होंने भी मुझे दिल से माफ़ कर दिया। आखिर उनकी एकलौती भांजी थी। कभी कभी लगता था एकलौता होना कितना अच्छा होता है, पर कभी कभी भाई बहन की कमी भी महसूस होती थी। कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें बांट सके। माँ से इस बारे में मेरी बहुत बहस होती थी। जब छोटी थी तब तो माँ यह कहकर टाल देती थी कि देख, बाबा का सारा प्यार सिर्फ तेरा है, और कोई और होता तो बाबा का प्यार बट नहीं जाता। पर जब बड़ी हो गई तब माँ ने मुझे असली कारण बताया कि मेरा कोई और बहन भाई क्यों नहीं है। माँ को 7वां महीना चल रहा था। छत पर पापड़ फैलाकर सूखे रखे हुए थे। बिन मौसम की बरसात आ गई। उन्हीं को संभालने के चक्कर में माँ का पैर गीले सीढ़ियों से फिसल गया और फिर ना बच्चा बचा और ना माँ कभी दोबारा माँ बन पाई। माँ वो मेरा भाई था। हाँ लाडो, वो तेरा भाई था जिसे मैंने अपनी गलती से खो दिया। पर देख, तेरे बाबा का जिगरा मुझे कभी कुछ नहीं कहा। अब वो होता तो तेरे बाबा की गद्दी संभालने वाला होता। माँ चिंता मत करो, मैं पूरा करूँगी बाबा के सपने को। उनके सपने को पूरा करने के बाद पूरे 5 साल के बाद मैं लंदन से वापस आ रही थी। सब कुछ पीछे छोड़कर जाना मुझे कभी भी मंजूर नहीं था, पर कभी कभी हालात आपका साथ नहीं देते। आपको वो करना पड़ता जिसे आपका दिल कभी गवाह ही नहीं देता। रामशंकर दीक्षित की इकलौती संतान होने के नाते 4 पीढ़ियों से चलती वकालत की फर्म को मुझे ही संभालना था। रास्ते में कैब ड्राइवर उससे कहता है, मैडम जी सामने एक ढाबा है, अगर आप कहें तो चाय पी लूँ। आपको पिक करने से पहले भी लंबे रूट की सवारी ली थी। आंखें बंद हो रही है। उसकी आवाज़ से मैं एकाएक चौंक गई। अतीत से निकलकर मैं वर्तमान में आ गई। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं भैया। जी, आंखें बंद हो रही हैं, सामने एक ढाबा नज़र आ रहा है, आप कहें तो ज़रा रुक कर चाय पी लूँ। ज़्यादा देर तो नहीं लगाओगे? जी नहीं, बस 10-15 मिनट। तो फिर ठीक है, जब ढाबा आए तो कैब रोक लेना, कहकर मैं फिर से आंखें बंद करके बैठ गई। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। अबीर और मैं कितना खुश थे। लंच के बाद हम दोनों ताजमहल देखने गए। शाहजहां और मुमताज़ की कब्रों के सामने मैं भावुक होती जा रही थी। क्या कोई किसी से इस हद तक मोहब्बत कर सकता है कि वो उसके लिए इतना सुंदर मकबरा बना दे? सोचकर ही मैं वही फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता देख अबीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से लेकर बाहर आ गया। मेघा, ये क्या है? अपने हाथों से मेरी आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, तू बनाएगा मेरे लिए ऐसा मकबरा? यार, ये काम राजा महाराजाओं के होते हैं। अगर पूरा इतिहास जानेगी तो कभी भी ऐसा मकबरा बनाने को नहीं कहेगी।
अगर मुझसे प्यार करता है तो हमारे प्यार की निशानी के लिए एक मकबरा नहीं बना सकता। मैंने उसे कह तो दिया, पर यह प्यार का इजहार कब और कैसे हो गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। अपनी ही कई बात पर रोते हुए मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। प्यार तो करता हूँ, पर मकबरा तो फिर भी नहीं बनाऊंगा। दिल के किसी कोने में तुझे कैद करके रख लूँगा। छोड़, अभी रहने दे। दिल के किसी कोने में मैं फ्री भी नहीं हूँ आने वाली। मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियाँ कह सके, वो देख, अबीर और मेघा के प्यार की निशानी। मेघा तो पूरी फिल्मी हो गई है। तुझे पता है इसे बनाने में कितने मज़दूरों ने अपनी जान दे दी थी। मैं तो पापा के बिजनेस को नहीं संभालना चाहता और तो मुझसे कहते वो चुप हो गया। ये हमारे बस की चीज़ें नहीं हैं मेघा, हम आम इंसान हैं। धरातल पर अपने पाँव रखे वही बेहतर होगा। कहते हुए वो गुनगुनाने लगा, मेरी हस्ती मैं नहीं कि तेरे लिए ये मकबरा बना सकूं। कहते हुए अबीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे ताजमहल की पिछली दीवार के पास चलने को कहने लगा। ये देख, यमुना का पानी आज कितना साफ़ है। उठ जा यार, अब तो देख, तुझे कितना सुंदर शेर भी सुना दिया है। हाँ हाँ, शेर तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद लिखा है। यार, आखिरी लाइन खुद बनाई है, कहकर अबीर हंसने लगा। मेघा मेघा, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे किसी ने आवाज़ लगाई है या देखने के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा चचेरा भाई निशांत और अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसे सामने देखते मैं अबीर का हाथ छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गई। ओ भैया तुम, कहते हुए मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ हूँ। तू बता, तू यहाँ इसके साथ क्या कर रही है? निशांत ने जिस तरह से इसके साथ कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। निशांत, ये अबीर है, जानता हूँ, तुम्हारी गली में ही रहता है ना, चमड़े वाले का लड़का है ना। निशांत तमीज़ से बात कर। अबीर उसकी बात सुनकर तैस में आने लगा। प्लीज़ अबीर, नहीं, ये पब्लिक प्लेस है और तू यहाँ किसकी परमिशन से इसके साथ घूम रही है? क्या ताईजी और ताऊजू को पता है तू यहाँ इसके साथ है? तू कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला? हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ, हाथ में हाथ पकड़ कर क्या तू सबके साथ ऐसे ही घूमती है? इस तरह के सब सुनने की मैं आदी नहीं थी और आज निशांत ने मुझे ये कह दिया। कैब ड्राइवर ने ढाबे के सामने कार रोक दी और कैब से उतरकर वो चाय पीने चला गया। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि वो वापस आ गया। मैडम जी, आपने कुछ चाय पानी लेना है तो आपके लिए बनवा कर ले आऊँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, आपका हो गया तो चलते हैं। जी बिल्कुल, कहकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते ही उसने कैब स्टार्ट कर दी। जो अतीत पीछे छूट चुका था, एक एक करके वो मेरे सामने एक चलचित्र की भांति चल रहा था। समय गतिशील है और हम उसके साथ चलते जाते हैं क्योंकि रुकना हमारे हाथ में नहीं होता। सुना करती थी, बीता हुआ पल वापस नहीं आता। सही है, पर अतीत की परछाइयाँ आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ती। जितना उससे भागना चाहेंगे वो पल आपको एहसास दिलाती रहेगी। हमारा वजूद है, हम अभी भी जीवित हैं। समय बीतने के बाद भी तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। थकावट से मेरी आंखें बंद हो रही थी, पर दिमाग शांत नहीं हो रहा था। वो चलना चाहता था अभी भी निरंतर। बस उसके बाद जो होना चाहिए था वो शायद ना हुआ होता तो अच्छा होता। अबीर ने निशांत के चेहरे पर खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे मेघा के बारे में ऐसी बात करने की? निशांत और उसके दोस्त सब मिलकर अबीर पर टूट पड़े। बात इतनी बिगड़ जाएगी मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। सिक्योरिटी वालों ने आकर बीच बचाव किया। हम सभी को ताजमहल के अंदर पुलिस चौकी में ले जाकर बैठा दिया। सभी के माता पिता को वहीं चौकी में बुलाया गया। बाबा का रुआब देखकर मामले को रफा दफा कर दिया। घर वापस आने के बाद बाबा ने बस यही कहा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मेघा। जिस लड़के के घर जाने की इजाज़त तुझे आज तक नहीं मिली थी और तू उसी के हाथों में हाथ डालकर घूम रही थी, तुझे अपने बाबा की इज्जत का एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अगर किसी ने तुझ पर चमड़े वाले लड़के के साथ देख लिया तो क्या होगा? बाबा, अबीर के लिए ऐसा मत कहो, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर उसके बाबा चमड़े का काम करते हैं तो उसमें उसका क्या कसूर? वो चमड़ा कूटते हैं तभी आपके पैरों में चप्पल हैं। मेघा चुप कर बाबा के सामने जुबान चलाती है, कहते हुए माँ ने एक जोरदार चांटा मेरी गाल पर चढ़ दिया। ये थप्पड़ उसके नहीं मेरे गाल पर लगा है। मेघा की माँ सिर झुकाकर बाबा अपनी बैठक में चले गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ,
सुबकते हुए मैंने माँ को कितनी बार अपनी सफाई दी थी। गलत तो तूने किया है मेघा, नहीं तो यूँ मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलने नहीं चाहती। बाबा ने खुद को अपनी बैठक में बंद कर लिया। उस दिन बाबा को पहली बार मेरा लड़की होने का दुख हुआ था। बरसों की कमाई, खानदानी इज्जत को मैंने मिट्टी में मिला दिया था। पूरी रात बाबा बैठक से बाहर नहीं निकले। माँ दरवाज़ा पीट पीट कर रह गई। जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो हार कर वो भी वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर सिर टिका कर बैठ गई। पूरी रात मैंने भी अपने कमरे में चहलकदमी करते गुजार दी। इतनी खामोशी आज से पहले इस हवेली में कभी नहीं थी। एक तूफान था जो धीरे धीरे हम सबको निगलने वाला था। सुबह हुई, माँ फिर से बाबा को दरवाज़ा खोलने के मनाने लगी, पर बाबा चुप थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। आखिर हार कर माँ ने सुंभ को सीढ़ी लगाकर रोशनदान तक पहुंचकर अंदर झांकने को कहा। कमरे में झांकते वो चीख पड़ा, मालकिन मालकिन, मालिक तो ज़मीन पर गिरे हुए हैं। उसी समय नौकरों ने दरवाज़ा तोड़ा। बाबा बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिरे हुए थे। मुंह के बल गिरने से माथे पर से खून बह रहा था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर गए। बीपी बढ़ जाने के कारण उन्हें पैरालाइसिस अटैक आ गया था। शरीर के बाएं हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद हम उन्हें घर ले आए। बाबा के बीमार पड़ने से सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आनी ही थी, जिसके लिए मैंने अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। बाबा की आंखों में मेरे लिए सवाल होते थे। मैं जानती थी वो मुझसे क्या चाहते थे। उनका हाथ थाम कर घंटों में उनके पास बैठी रहती थी। आपका सपना ज़रूर पूरा करूंगी, और उन्हें भरोसा दिलाती रहती थी। बाबा बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर मैंने उनके शब्दों को छीन लिया था, जिनके सामने अदालत में कोई वकील नहीं टिक सकता था। आज बेबसी की हालत में अपने पलंग पर लेटे हुए पंखे को घूमता देखते रहते थे। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू से तकिए का कवर गीला देखकर मुझे खुद से इतनी घृणा होने लगती। कई बार मन करता उनकी पीड़ा, उनके दुख का कारण बनने से पहले मैंने खुद को ख़त्म क्यों नहीं कर लिया। बाबा मुझे माफ़ कर दो, जो चाहते हो वही करूँगी, माफ़ कर दो। एक बार कह दो माफ़ कर दिया, पर शायद गलती की माफ़ी तो मिल जाती है, पर मैंने तो गुनाह किया था। अपने माँ बाबा के भरोसे को तोड़कर उसकी माफ़ी तो शायद भगवान भी ना दें। इस बात को हुए 5 महीने बीत चुके थे। इस बीच मैंने लंदन स्कूल ऑफ ऑल एंड मैनेजमेंट में दाखिला ले लिया। बाबा, माँ और अबीर को छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं था। जिस दिन बाबा को अपने पासपोर्ट पर लंदन के वीज़ा की स्टैंप दिखाई, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। बाबा, 5 सालों के लिए आपसे दूर जा रही हूँ, रह लोगे ना मेरे बिना? उस दिन पहली बार उन्होंने सिर हिलाया था। सीधा हाथ उठाकर मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दे दिया। बाबा, इंडिया पढ़ाई पूरी करके ही आऊँगी, उससे पहले नहीं। उनका हाथ पकड़कर मैं वहीं बैठी रही। लंदन जाने में सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे थे। मेरा ज़्यादातर समय घर पर बाबा के आसपास उनके देखभाल में ही गुजरता था। मुझे उनके पास रहने से सुकून मिलता था, जैसे मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। अबीर की शक्ल मैंने उस दिन के बाद कभी नहीं देखी थी। ना चाहते हुए भी हम दोनों गुनहगार बन गए थे। माँ के बहुत कहने पर मैं अपने लिए ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार निकली। माँ मेरे साथ थी और वहीं अबीर मुझे मिल गया। मैंने माँ की तरफ देखा। वो समझ गई कि मैं उनसे अबीर से बात करने की इजाज़त चाहती हूँ। जाकर ले बात उससे, पर ज़्यादा देर मत करना। बाबा को शंभू के भरोसे छोड़कर आए हैं, जानती है ना, कहकर माँ मुझे वहीं छोड़कर सामने दूसरी दुकान पर चली गई। अबीर, कैसे हो? मैं जा रही हूँ लंदन पूरे 5 सालों के लिए। बाबा के सपनों को पूरा करना है मुझे। तुम भी अपना ध्यान रखना। शायद अब कभी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। बाबा के खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझे भूल जाना। तुम्हारे पास भी 5 साल होंगे अपना भविष्य बनाने के लिए। तुम पढ़ाई करोगे तो मुझे खुशी होगी। वो चुप रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था जो हम चाहते थे वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। कम उम्र की नासमझी समझकर उसे भूलना ही बेहतर था। क्या वाकई कुछ कहोगे नहीं? मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी, पर वो चुप रहा। ठीक है अबीर, चलती हूँ, माँ इंतज़ार कर रही हैं। वो मुझसे बिछड़ने का खौफ में मर रहा था। ये वादे, ये कस्में, क्या सब बेकार की बातें होती हैं? जो कहते मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊँगा, क्या सच में ऐसा होता है? पर मरने वालों के साथ कौन नहीं मरता? कोई नहीं मरता। ख़त्म शरीर हो जाता है, पर भावनाओं का क्या?
वो क्या मरती है? शायद नहीं, पल पल तड़पती है आत्मा, जिनके बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल होता है। मेघा, एक बार जाने से पहले फिर उसी जगह मिल सकती है जहाँ तूने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया था, बस आखिरी बार। मैंने मुड़कर देखा ताजमहल, हाँ वही, बस एक बार। उसके बाद तू मेरी शक्ल ज़िंदगी भर नहीं देखेगी। अबीर बाबा, माँ वो कभी इजाज़त नहीं देंगे। आज भी तो माँ ने ही दे दी है ना, तू कहेगी तो वो मना नहीं करेंगी। ऐसा कर, माँ से नहीं तू बाबा से बात कर, मुझे यकीन है वो तुझे मना नहीं करेंगे। तू पागल तो नहीं हो गया है? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? बाबा कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। और मैं, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उनसे ये बात करूँगी? अबीर तू पागल हो गया है, पूरा पागल। बाबा आज इस हालत में क्यों है? तो क्या भूल गया है? नहीं अबीर, मैं ये नहीं कर सकती। मेघा चलें बेटा। उसी समय माँ ने मुझे आवाज़ लगाकर बुला लिया, आ रही हूँ माँ, बाय अबीर। अभी बाय बाय मत कर, कल तेरा 10 बजे वहीं इंतज़ार करूँगा मेघा। मैं नहीं, मैं सिर हिलाती हुई वहाँ से चली गई। मन ही मन बुदबुदाती रही, तू अभी भी सपने की दुनिया में जी रहा है। तूने ही मुझसे उस दिन कहा था मेघा धरातल पर आ जा, मैंने तो ज़मीन पर अपने पाँव रख लिए हैं। तू क्यों नहीं सपनों की दुनिया से बाहर आ रहा है? माँ के साथ मैं घर वापस लौट आई। मैं सीधा बाबा के पास चली गई। बाबा अब बस चंद घंटों ही बचे हैं, आज मैं आपके पास सो जाऊँ। बाबा ने मेरी बाजू पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया और मैं उनकी छाती पर सिर टिका कर लेटी रही। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने कब उनके कुर्ते को गीला कर दिया। उन्होंने मेरी बाजू हिलाकर मुझे उठाया और मेरे आंसू पोंछने लगे। उनकी आंखें मुझसे पूछ रही थी, क्या हुआ मेघा? कुछ नहीं बाबा, बस आपको छोड़कर जाने का सोचते ही मन भर आया। प्यार से मेरे आंसू को पोंछने लगे। उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर, बाबा आपसे आज तक कभी इतनी दूर नहीं रही ना, पता नहीं 5 साल आपके और माँ के बिना कैसे बिताऊंगी, कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। खींचकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बाबा मुझे माफ़ तो कर दिया है ना आपने? मुझे अपने सीने से उठाते हुए अपना सिर हाँ में हिलाने लगे। तभी माँ कमरे में मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। बाबा और मुझे यूँ भावुक देखकर कमरे का माहौल बदलने के लिए वे सिर पैर की बातें करने लगी। ले मेघा अपनी मनपसंद अदरक वाली चाय पी, पता नहीं फिर कब तुझे पिलाने का मौका मिलेगा। सुना है वहाँ तो लोग बिना दूध की चाय पीते हैं। तू मत पीना मेघा, बिना दूध की चाय भी भला चाय होती है। देखो जी, आप भी इसे समझा बुझा दो। जैसे गोरी चिट्टी यहाँ से जा रही है, वापस भी ऐसे ही आनी चाहिए, वरना हमारी बिरादरी में शादी करना मुश्किल हो जाएगा। क्या माँ कुछ भी कहती रहती हो? जहाँ जा रही हूँ वहाँ के लोग काली चाय और काली कॉफ़ी पीकर भी हमसे ज़्यादा गोरे हैं। और ये क्या, अभी से शादी की बात शुरू कर दी है आपने? मुझे अभी बाबा का सपना पूरा करना है, ठीक कह रही हूँ ना बाबा? अपने सीधे हाथ से इशारा करके मुझे अपने पास बुला लिया। कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। माँ को इशारा किया कि मुझे पेन और कागज़ पकड़ा दे। माँ ने उनके सामने दोनों चीज़ें ला कर दी। माँ को इशारे से बाहर भेज दिया। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, कर लो जितनी बातें करनी है, बस चंद घंटों की मेहमान है, फिर मुझे ही झेलना पड़ेगा आपको। मेरी तरफ देखते हुए, ला चाय पी ली हो तो कब भी पकड़ा दें, एक ही बार लेती जाऊँ। अभी थोड़ी बची हुई है माँ, पीकर मैं खुद रख दूँगी। माँ बाबा के कमरे से बाहर चली गई। इस बीच बाबा लिखते रहे और मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अबीर का घर मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके कमरे की खिड़की बंद थी। कई बार हम दोनों अपने अपने घरों से खड़े हुए इशारों से बातें करते रहे। हर रोज़ मिलते थे, कभी सोचा ना था इस तरह बिछड़ना पड़ेगा। बाबा भी हमारी इन हरकतों के बारे में जानते थे। हमें शरारतें करते देख उन्हें अपना बचपना याद आ जाता था। कई बार मुझसे कहते थे, तो बिल्कुल मेरे ऊपर गई है, मैं भी बचपन में ऐसी शरारतें किया करता था। इन पुरानी हवेलियों की बात ही कुछ और ही होती है। सभी घरों की छतें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती थी। कूद फांद कर हम सब एक दूसरे की घरों की छत पर पहुंच जाते थे। सबसे ज़्यादा मज़ा मकर संक्रांति के दिन आता था। बाबा सभी बच्चों के साथ छत पर चढ़कर पतंगबाजी करते थे। सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, गली का कोई बच्चा अपने घर नहीं जाता था। बेचारे शंभू काका की ऊपर नीचे चक्कर लगाते दम निकल जाता था।
सभी का खाना पीना हमारे घर की छत पर होता था। बाबा जैसे किसी की पतंग काटते वो काटा कहते हुए हम सभी उछल कर तालियां बजाने लगते और शाम होते होते बाबा सभी बची हुई पतंगों को बच्चों में बराबर बांट देते थे। ऊह ऊह की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, बाबा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास गए तो वो कागज़ का पन्ना मोड़ कर रखा हुआ था। मुझे इशारे से समझाने लगी कि ये तेरे लिए है। मैं उनके हाथ से लेकर उसे पढ़ने लगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। अपने सीधे हाथ से इशारा करने लगी। बाद में, अभी यहाँ नहीं, जब तू जहाज़ में बैठ जाएगी तब। ठीक है बाबा, मैं समझ गई। अभी नहीं पढ़ूंगी, जब जहाज़ में बैठ जाऊंगी तब तो पढ़ सकती हूँ। यही कहना चाहते हैं ना आप? उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके सामने ही मैंने उस कागज़ को एक लिफाफे में रख कर बंद कर दिया। बाबा, आपसे कुछ मांग सकती हूँ? बस आखिरी बार, उसके बाद कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहूँगी। बस वादा करें, जो भी कहूँगी उसे सुनकर नाराज़ मत होना। जो भी आप कहेंगे मैं बिना किसी तर्क के उसे दिल से मान लूँगी। मुझे इशारा करके उन्होंने अपने पास बुलाकर बैठा लिया। बाबा, अबीर, कहते हुए मैं चुप हो गई। हाथ हिलाकर मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ? बोल, अपनी बात पूरी कर। बाबा, लंदन जाने से पहले आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसके बाद कभी भी नहीं। बाबा, आपकी कसम। बस एक बार बिलखते हुए भर्राई आवाज़ में बोलते चली गई। बाबा, बस आखिरी बार, उसके बाद कभी नहीं। आप यकीन करें, आपकी इजाज़त पर आँच नहीं आएगी, इज्जत पर आँच नहीं आएगी, प्लीज़ बाबा। मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रख दिया। मेरे आंसू से भीगे चेहरे को अपने हाथ से पोंछने लगे, सिर हिलाने की कोशिश करने लगे। मुझे समझा चुके थे, जा मिल ले आखिरी बार उससे। वो मेरा घर पर ही आखिरी दिन था। सारा सामान पलंग पर फैला हुआ था। माँ थी कि एक के बाद एक डिब्बे लाकर पलंग पर रखती जा रही थी। माँ, ये क्या है? कुछ नहीं, सूखा सामान है तेरे साथ ले जाने के लिए। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, पर इतने सारे डिब्बे क्यों? अभी तो मेरा ज़रूरत का सामान भी पैक नहीं हुआ है। माँ, मैं वहाँ इतना सब कुछ नहीं ले जाने वाली। कहते हुए मेरी निगाह दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गई। 9 बज चुके थे और मुझे 10 बजे से पहले ताजमहल पहुँचना है। फटाफट तैयार होकर मैंने बसंत को कार निकलने के लिए कहा। ताजमहल पहुँचकर टिकट खरीदी और अंदर जाकर मैं एक तरफ खड़ी हो गई। मेरी निगाहें इधर उधर अबीर को ढूंढ रही थी। बार बार कलाई में बंधी घड़ी की तरफ मेरी निगाहें जाती। अभी 10 बजने में कुछ समय रहता था। हद है अबीर, 10 बजे कहा है तू 10 बजे ही आएगा क्या? उससे पहले भी तो आकर खड़ा हो सकता है। बदनाम लड़कियों को कहते हैं कि वो कभी समय पर नहीं पहुंचती। कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखती है। तुझे भी आज ही धीरे धीरे चलना है। चलना क्या? तू रुक ही जा, खुद पर ही खींचते हुए। हद है, अब तो तेरी अभी 10:05 हो चुके हैं और तू कहाँ है? तू जानता है मेरी आज की फ़्लाइट है। एयरपोर्ट तक का रास्ता भी कितना लंबा है और अभी मेरी पैकिंग भी बाकी है। आज इतना इंतज़ार आज क्यों करवा रहा है, जबकि तू जानता है कि अब ये इंतज़ार कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। क्यों नहीं इस खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग में रख ले। पर तू कहाँ है? पैर पटकते हुए मैं कभी ताजमहल की ओर तो कभी मुख्य द्वार से आते हुए लोगों की भीड़ में से उसे ढूंढने लगी। मेघा, अपना नाम सुनते मैंने पलटकर अबीर को देखते हुए कहा, अबीर, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं आ तो बहुत पहले ही चुका था, बस दूर बैठा तुझे देख रहा था। दूर से पर क्यों देख रहा था? जब दिलों में दूरियां आती हैं तो तब कैसा लगता है? अबीर, दूरियां दिलों में नहीं आई हैं, दूर रहने को मजबूर हम अपने हालातों की वजह से हुए हैं। चल छोड़, अब इन बातों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मत कर दिल दुखाने वाली बातें। जो भी थोड़ा सा वक्त हमें मिला है उसे अच्छी यादों से भी तो संजो सकते हैं। मेघा, एक बात बता, तू खुश है? अबीर, कभी कभी अपनी खुशी से ज़्यादा भी कुछ मायने रखता है। बस मैं वही कर रही हूँ। मैंने अपने बाबा को आज इस हालत में पहुंचा दिया, उसके बाद भी मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं खुश हूँ। सच कहूँ, अगर मेरे बाबा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ये सिर्फ खुद को बहलाने वाली बातें नहीं अबीर, मैं दिल को नहीं बहला रही। कम से कम इस जगह पर तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे क्या हो गया है, तू कैसी बातें कर रहा है? इस जगह को सब प्यार की निशानी कहते हैं। प्यार तो अब भी हमारे बीच है। मेघा, अपनी बात से पलट मत जाइयो। मैं पीछे नहीं हट रही, तुझे बस प्यार का मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छोड़ यार, बातों को घुमा फिरा कर बात
मत बदल अबीर। क्या यही सब कहने से के लिए मुझसे मिलना चाहता था? मेघा, नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आगे आकर अबीर ने मेरा हाथ थाम लिया। देख मेघा, आज ताजमहल कितना सुंदर लग रहा है। जानती है क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। तो फिर इन लम्हों को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो ले। मैं अपने बाबा के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं चलती हूँ। अगर मुझे पता होता कि तूने मुझे ये सब कहने के लिए बुलाया है तो शायद आती ही नहीं। हम अभी बहुत छोटे हैं अबीर, हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने पड़ी है। मुझे मेरे बाबा का सपना पूरा करना, और तुझे भी तो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना होगा। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाने का निर्णय बिल्कुल सही है। चाहती तो मैं दिल्ली जाकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी, पर हम कभी ना कभी एक दूसरे के सामने पड़ ही जाते, जो हम दोनों के लिए ठीक नहीं होता। हम दोनों को अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। जो कदम कभी हम साथ चले थे बहुत अच्छे थे अबीर। मैं तुझे भूलने के लिए नहीं कहूँगी, पर मुझे गलत मत समझना। मैं चलती हूँ अबीर, शायद हमारा साथ यहीं तक था, कहकर मैं चलने लगी। रुक मेघा, ऐसे रूठ कर मत जा। रूठ कर नहीं जा रही हूँ, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, बाबा राह देख रहे होंगे। बाय अबीर। मेघा, 1 मिनट, कहते हुए उसने अपने कंधे पर रखे बैकपैक में से एक गिफ्ट पैक निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया। ये क्या है? गिफ्ट पैक को देखते हुए मैंने कहा, छोटा सा तोहफा है तेरे लिए मेघा। ठीक है, चलते हूँ, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। इतना फॉर्मल क्यों हो रही है? पहले तो कभी हमने एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए थैंक्स नहीं कहा था। ओके सॉरी अबीर, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। क्या हमारे हालात अभी भी पहले जैसे हैं? अब चलूँ? खोल कर नहीं देखोगी? इसमें क्या है, घर जाकर देख लूँगी। मेरा दिल रखने के लिए इसे यहीं खोल कर देख ले। अबीर, मुझे देर हो रही है, बस 5 मिनट लगेंगे। ओके, कहते हुए मैंने गिफ्ट के ऊपर लगे कागज़ को हटा दिया। उसके अंदर एक गत्ते का डिब्बा था। मैं अबीर की तरफ देखने लगी। खोल ले। डिब्बे को खोलकर उसमें रखा गिफ्ट बाहर निकाला। ताजमहल। अबीर, ये कितना सुंदर है। याद है तूने मुझसे कहा था अगर मुझसे प्यार करता है तो हमारे प्यार के निशाने के लिए क्या ये मकबरा नहीं बना सकता? देख, पूरी कर दी तेरी इच्छा। यही चाहती थी ना तू? इतना आलीशान ताजमहल बनाने की हैसियत तो मेरी नहीं है। चमड़े वाले का लड़का हूँ, चमड़े का ही ताजमहल तेरे लिए बनवा कर लाया हूँ। ऐसे मत कह अबीर, तेरे लिए मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब तू भी कहने के बाद मैं और कुछ ना कह सकी। बस मेरी आँखों ने मेरा साथ नहीं दिया। बारिश की बूंदों से वो बरस गई। छोड़ मेघा, तू कहे या ना कहे, क्या मैं समझता नहीं हूँ? बचपन से लेकर आज तक तू बता कितने बार मेरे घर आई है। तुझे इजाज़त नहीं है ना कि मेरे घर की चौखट को लाग कर अंदर आ सके। मेघा, रोने की हकीकत नहीं बदल जाएगी। रोने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। जब सब कुछ जानता था तो क्यों मुझसे प्यार करने लगा है? कोई जवाब है तेरे पास? नहीं है ना? क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अबीर, जैसे सब कुछ जानते हुए भी मुझे तुझसे हो गया। बता, मेरी क्या गलती है? गलती तो इस दिल की है जिसे तू भाग गया। कहते हुए मैं वहाँ से भागते हुए बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। मेरे बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और मैं थोड़ी ही देर में घर पहुंचकर सीधे बाबा के कमरे में झांककर मैंने कहा, बाबा, आपकी मेघा घर वापस लौट आई है। और जाकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिर मेघा के बाबा ने इस चिट्ठी में क्या लिखा था, देखते हैं अगले भाग में। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।